हाँ जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हम कर रहे थे इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। अब हम बात करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, कहता है प्रिपेयर द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्लांट टू द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। नहीं, जब से हमने ये प्लांट खरीदा तब से 31 दिसंबर 2012 तक की तमाम जनरल एंट्रीज जो हैं वो हमने करनी है। सवाल पढ़ते हैं। Zenem Industries purchased a machine for 15,70,000 on 1st January 2010, and the machine has a useful life of 16 years with no salvage value, यानी कि रेजिडुअल वैल्यू कोई नहीं है। सलामत इंडस्ट्रीज परफॉर्म रिवैल्यूएशन। डिटेल्स आर एज फॉलोज। 1 जनवरी 2011 को एक हुई, और एक 1 जनवरी 2012 को हुई रिवैल्यूएशन। ठीक है, इसका मतलब है इसके अंदर रिवैल्यूएशन भी आ रही है और शायद इम्पेयरमेंट भी आ जाए। फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन रिड्यूस टू 8 लाख एंड द वैल्यू इन यूज इज 1 लाख। ठीक है, 31 दिसंबर 2012 को आग लग गई, तो ये हमारी इंडिकेशन थी इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाने की। तो जाहिर सी बात है, उसकी वजह से मशीन की वैल्यू डाउन हो गई थी, तो वहाँ पे इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाया जाएगा। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। लेकिन हमें शुरू से लेकर एंट्रीज करनी है। इसका मतलब है सबसे पहले तो रिवॉल्यूशन है, तो रिवॉल्यूशन के अंदर मुझे सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम मुझे स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। ऐसे ही है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? स्केड्यूल क्रिएट करेंगे, जो कि हमने IS-16 के अंदर सीखा था। ठीक है, तो वर्किंग नंबर 1 हमारी किस चीज की आ गई? स्केड्यूल की आ गई। अच्छा, क्या चीज थी हमारे पास? मशीन है। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास मशीन है। एक इसका कॉलम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगली कहानी किसकी आ जाएगी? हमने कहा जी रिवॉल्यूशन सरप्लस की। अगला कॉलम आएगा रिवॉल्यूशन सरप्लस का। ठीक है, और ये आ गया ये इधर। ठीक है, और उसके बाद किसका आएगा? P&L का आ जाएगा कॉलम। ओके जी, हमने एसिड कब खरीदा? हमने एसिड खरीदा है 1 जनवरी 2010 को। अच्छा, मैं थोड़ी सी आसानी के लिए अमाउंट्स किस में करने लगा हूँ? थाउजेंड्स में करने लगा हूँ। 000 में क्या ले लूंगा? हर एक में कॉमन ले लूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 1 जनवरी 2010 कॉस्ट कितनी आएगी? 1570। अच्छा जी। पहली डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगी? साल के आखिरी दिन, 31/12/10। डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, इसकी यूजफुल लाइफ कितनी थी भाई? पहले तो यूजफुल लाइफ देखनी पड़ेगी। इसकी लाइफ थी यूजफुल 16 साल। यूजफुल लाइफ कितनी है इसकी? 16 साल। हमने कहा ठीक है, तो इसको 1570 को हम किस पे डिवाइड करेंगे? 16 पे, क्योंकि सैलवेज वैल्यू तो है नहीं, तो रेजिडुअल वैल्यू 0 थी। तो 16 पे डिवाइड करके क्या आंसर आया? ठीक है, तो 98.13 कर दें इसे। 98.13, या इसको बल्कि हम थाउजेंड्स में कर रहे हैं ना, हम 98.13 भी क्यों लिखें? हम 98 लिखेंगे।
हमने तो राउंड 2000 किया हुआ है इसको। तो हम आएंगे 31/12/10 को, और बताएंगे जी भाई WDV कितनी आ गई। हाँ जी, WDV कितनी आ गई? 1472। ऐसे ही। अच्छा, 1472 WDV आ गई। और उसके बाद रिवॉल्यूशन कब हुई थी? वो तो पहली रिवॉल्यूशन हुई थी 2011 के पहले दिन। तो अभी तो 2010 चल रहा था, 2010 में कुछ नहीं हुआ। हमने खत्म कर दिया। हमने कहा ठीक है। फिर आया अगला साल, अगले साल आते ही 2011 आते ही पहले दिन ही क्या हो गई? रिवॉल्यूशन। तो हमने कहा जी 1/1/11 रीवैल्यूड अमाउंट। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी दे रखी है उसने भाई? रीवैल्यूड अमाउंट उसने दी हुई है, अल्लाह भला करे, 1700। ठीक है जी। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी आ गई? 1700 आ गई। तो क्या हुआ? रिवॉल्यूशन सरप्लस या रिवॉल्यूशन लॉस? तो हमने कहा जी कीमत बढ़ी है, तो ये क्या आ गया? रिवॉल्यूशन सरप्लस आ गया। और ये बैलेंसिंग फिगर आएगी। तो ज़रा निकालें बैलेंसिंग फिगर कितनी बनती है। 1700 में से 1472 माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा? 228। और कहीं भी कोई बैलेंस नहीं है, तो ये सारा का सारा बैलेंस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? 228 रिवॉल्यूशन सरप्लस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसका टोटल बैलेंस कितना आ जाएगा? 228। फिर क्या करेंगे? फिर पूरा साल गुजरेगा। पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी साल के आखिरी दिन 31/12/11। डेप्रिसिएशन 1700 डिवाइडेड बाय, अब टोटल लाइफ थी 16 साल, अब एक साल गुजर चुका है, तो अब कितनी रह गई? 15 साल रह गई। और जैसे जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है वैसे वैसे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी चार्ज होती है। तो 228 को भी मैं किस पे डिवाइड करूंगा? 15 पे डिवाइड कर दूंगा। तो 1700 को 15 पे डिवाइड करें और बताएं क्या आ रहा है आंसर? 113। ओके। और 228 को 15 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आ रहा है? तो इसको हम क्या लिख देंगे? 15.2 को 15 लिख देंगे। तो पीछे क्या आ जाएगी? 31/12/11 की WDV आ जाएगी। कितनी? 1587। ठीक है। और 213। ठीक होगी बात। फिर आया अगला दिन, यानी कि 2011 खत्म हो गया। फिर आया 2012। 2012 में पहली क्या चीज आई? रिवॉल्यूशन हुई पहले दिन ही। 1/1/12 को रीवैल्यूड अमाउंट आई। कितनी? 1750। मेरी वैल्यू थी कितनी? 1587। अब मेरी वैल्यू किधर चली गई है? 1750 पे। तो मुझे क्या आया है? 1/1/12 को रीवैल्यूएशन सरप्लस हुई। और इसका बैलेंसिंग फिगर कितना आया? गेन कितना आया? 163। ये सरप्लस में जाके हमने ऐड कर दिया। तो टोटल सरप्लस मेरा कितना हो गया? 376। फिर हमारे साल के आखिरी दिन। साल का आखिरी दिन क्या था? 31/12/12। इस दिन हमने क्या चार्ज करनी थी? डेप्रिसिएशन। तो वैल्यू क्या थी एसेट की मेरी? 1750 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। 15 में से फिर एक और साल कम हो गया, तो 14। और 376 को भी किस पे डिवाइड करेंगे? 14 पे डिवाइड करेंगे। जी। क्या क्या आंसर आ रहे हैं?
एक का आ गया 125। ठीक है। और दूसरे का कितना आ गया? 27 कर दो। अगर 26.85 है तो इसको राउंड ऑफ करके 27 कर देंगे। ठीक है। तो WDV निकाल लेते हैं कब की। 31/12/12 की WDV कैलकुलेट कर लो। 1625। और वहां पे कितनी आ जाएगी? 349। ठीक हो गया। अब ये वो डेट आ गई जहां पे जो मेरी वो चीज थी, वो फायर, उसको आग लग गई। आग लगा दी जालिमों ने। मेरा मशीन खराब हो गई। अब मुझे वहां पे क्या लगाना पड़ेगा? इम्पेयरमेंट टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या लगाऊंगा? रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही है। तो हम क्या करते हैं? रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नंबर 2। रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट थी हायर ऑफ। सबसे पहले तो फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल जो है वो कितनी दी हुई है उसने? वो उसने दे रखी है 8 लाख फेयर वैल्यू। कॉस्ट टू सेल उसने दी नहीं तो वो जीरो होगी। तो 8 लाख आ गई। ठीक है जी, एक तरफ ये आ गई 8 लाख। और एक तरफ आ गई वैल्यू इन यूज, यानी कि वो प्रेजेंट वैल्यू उसने खुद ही कैलकुलेट करके मुझे प्रोवाइड कर दी है। वो कितनी है? 1 मिलियन। तो इन दोनों में से हायर ऑफ क्या बनेगा? 1 मिलियन। तो रिकवरेबल अमाउंट मेरे लिए क्या हो गई? 1 मिलियन हो गई। ठीक है। अब इस 1 मिलियन को हम यूज करेंगे तो 1 मिलियन 000 में वर्किंग करें तो 1000। तो WDV का से कम हो गई है रिकवरेबल अमाउंट, तो इसका मतलब है इम्पेयरमेंट होगी। तो 31/12/12 को इम्पेयरमेंट लॉस आएगा। इम्पेयरमेंट लॉस की आएगी बैलेंसिंग फिगर। क्योंकि मेरे पास जो रिकवरेबल अमाउंट है 31/12/12 की, वो कम है। रिकवरेबल अमाउंट वो है 1000। ठीक हो गया। तो मुझे इम्पेयरमेंट लॉस कितने का हो रहा है? मुझे इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है 625 का, जिसमें कुछ सरप्लस की वैल्यू है। तो कुछ तो सरप्लस से कम होगा। 349 तो मैं सरप्लस से कम कर दूंगा। बाकी जितना लॉस बचेगा वो P&L को मैं जाके क्या करूंगा? चार्ज करूंगा। तो बाकी मेरा लॉस कितना बचता है? 276 का, जो कि किसको जाके चार्ज होगा? प्रॉफिट एंड लॉस को जाके चार्ज होगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारी कैलकुलेशन होगी। तो इस पूरे स्केड्यूल में किसी किस्म का कोई मसला? यहां तक आनी क्लियर है? अच्छा। अब इसको देख के हमने क्या करनी है? जनरल एंट्रीज जो है वो परफॉर्म करनी है। ठीक है। अब इसको देख के हम क्या करेंगे? जनरल एंट्रीज करेंगे। और जनरल एंट्रीज का एक रूल हमेशा याद रखना है। वो क्या है? जब भी वो जनरल एंट्रीज बनाने को कहेगा तो हमने साथ में उसकी नरेशन लाजमी प्रोवाइड करनी है। क्या? नरेशन लाजमी देनी है। अगर नरेशन नहीं देंगे तो उसके मार्क्स कटेंगे। इस साल की डेप्रिसिएशन हो तो गई थी कैलकुलेट, ये रही। ये देखो, ये कैलकुलेट की थी ना। ये डेप्रिसिएशन ही तो थी। 31/12/12 की थी ना। ओके। हाँ जी। जेलेंटिस हमने एसिड किस दिन खरीदा? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई मसला नहीं, हो जाता है। 1 जनवरी 2010 को मैंने एसिड खरीदा। तो क्या एंट्री करेंगे?
मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट। कितने से? 1570 से। और इसकी डिस्क्रिप्शन क्या आएगी? मशीन परचेस्ड। ठीक होगी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। फिर साल का आखिर आएगा, साल के आखिर में क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। उसकी क्या एंट्री होगी? 31/12/10 को डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। वो कितनी हमने कैलकुलेट की थी? ये रही 98। ठीक है, तो 98 से हमने इसको क्या कर दिया? डेबिट और क्रेडिट कर दिया। और इसके साथ डिस्क्रिप्शन क्या लिखी जाएगी? डेप्रिसिएशन चार्ज्ड फॉर द ईयर। ओके होगी कहानी। अच्छा, इसके बाद फिर आया साल का पहला दिन, जिसके अंदर हमने क्या की? रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन के टाइम सबसे पहला काम क्या करते हैं? करंट डेट से लेकर लास्ट रिवॉल्यूशन डेट या लास्ट परचेज डेट तक जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होती है उसको एसेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म करनी है, तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम? डेबिट कर देंगे। और कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? एसेट अकाउंट में। एसेट अकाउंट का नाम क्या है? मशीन। तो अभी तक कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी? सिर्फ 98 की ही हुई थी। तो ये वहाँ हम क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। और इसके बाद क्या लिखेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू मशीन अकाउंट। डिस्क्रिप्शन भी लिखी गई। फिर उसके बाद हमने रीवैल्यूशन की। उस रीवैल्यूशन में हमें क्या आया? गेन आया। तो मेरी मशीन की वैल्यू बढ़ गई। तो हमने कहा जी, मशीन डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ठीक होगी बात। कितने से कितने का सरप्लस आया था? सरप्लस आया था 228 का। तो ये हमने 228 डाल दिया उधर। और इसके साथ क्या लिख देंगे? मशीन रीवैल्यूड। ठीक होगी बात। फिर आएगा साल का आखिरी दिन। साल के आखिरी दिन 31/12/11 को डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, तो डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितने से? इस दफा इस दफा आया 113 से। डिस्क्रिप्शन क्या आएगी? डेप्रिसिएशन चार्ज्ड फॉर द ईयर। जैसे जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी वैसे वैसे एक्सेस डेप्रिसिएशन भी चार्ज होनी थी। तो उसकी भी डबल एंट्री करेंगे 31/12/11 को। उसकी एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। कितने से? 15 से। ये भी आ जाएगा। और इसके साथ क्या लिखेंगे? डिस्क्रिप्शन, रीवैल्यूएशन सरप्लस ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग। ओके होगी बात। इसके साथ ही हमारा 2011 वाला साल खत्म हो गया। फिर 2011 के साल के बाद कौन सा आएगा? 2012। 2012 में साल के पहले दिन ही क्या हो गई? रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन के टाइम सबसे पहला काम क्या करना था? लास्ट रिवैल्यूएशन डेट से करंट रिवैल्यूएशन डेट तक जितनी भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है वो एसेट अकाउंट को ट्रांसफर कर देनी है। तो क्या डबल एंट्री होगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीन क्रेडिट। और कितनी अभी तक डेप्रिसिएशन चार्ज हुई? 113। ठीक है, एक्यूमुलेटेड
डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू मशीन अकाउंट। नेक्स्ट ये आ गया। फिर हमने रिवोल्यूशन की, तो रिवोल्यूशन में मुझे क्या आया, सरप्लस, उसकी वजह से मेरी मशीन की वैल्यू बढ़ गई। तो मशीन डेबिट और सरप्लस भी बढ़ गया। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितने से? 160, कितना था, 163 से। और इसके साथ वो क्या लिखेंगे, मशीन रीवैल्यूड। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं, रन का कॉलम बना कर वर्किंग में शो जरूरी नहीं है, कट कर, वो ठीक है। हमने जस्ट जनरल एंट्रीज करनी है। हमने, उसने अकाउंट्स नहीं मांगे मुझसे। क्या उसने मुझसे सवाल में कहीं अकाउंट्स मांगे? उसने क्या, प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्लांट। तो बस। तो मैं क्यों रिटेन अर्निंग का बैलेंस शो करूं, कितना था कितना नहीं था, एक्सट्रैक्ट्स भी क्यों शो करूं? जब तक सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी ना कि ये काम करना है, मैं तब तक वो काम नहीं करूंगा। ये याद रखनी है बात। तब तक सिर्फ उतना काम जितनी मुझे जरूरत है उतना काम करूंगा, उससे ज्यादा मैं काम नहीं करूंगा। तो इसलिए मैंने क्या कहा, स्केड्यूल मेन चीज है। स्केड्यूल हमेशा बनेगा। ठीक है। बाकी जिस चीज की वो मांगेगा रिक्वायरमेंट मुझसे, मैं वो चीज उसको फुलफिल करके दूंगा। अगर वो चीज कोई नहीं मांग रहा मुझसे, तो मैं भी उसको कोई चीज ऐसी प्रोवाइड करने वाला नहीं हूं। ओके होगी बात। अच्छा, हो गई रिवॉल्यूशन। फिर रिवॉल्यूशन के बाद क्या आ गया, साल का आखिरी दिन। साल के आखिरी दिन हमने क्या किया, 31/12/12 डेप्रिसिएशन चार्ज की। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितने से, 125 से। डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर। अच्छा, फिर जैसे जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वैसे वैसे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगी। तो उसके लिए हमने क्या एंट्री की, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट, कितने से, 27 से। और इसमें क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग। हो गया यहां तक। अब लास्ट में सिर्फ एक एंट्री रह गई, अगर इम्पेयरमेंट होती है तो उसकी एंट्री पास होगी, अगर इम्पेयरमेंट नहीं होती है तो फिर एंट्री नहीं पास होगी। तो यहाँ पे इम्पेयरमेंट हुई थी, तो बिल्कुल हम इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री पास करेंगे। 31/12/12। अब इम्पेयरमेंट लॉस में सबसे पहले क्या चीज कम हुई मेरी, मेरा कम हुआ रिवोल्यूशन सरप्लस का बैलेंस। रिवोल्यूशन सरप्लस का बैलेंस मेरा कितना कम हुआ, 349 का। और बाकी इंपेयरमेंट लॉस की सूरत में पीएनएल को चार्ज हो गया 276। तो हमने रिवोल्यूशन सरप्लस कितनी की थी, 349 की, वो खत्म की। फिर मैंने इंपेयरमेंट लॉस डाला जो कि पीएनएल को चार्ज होगा, वो कितना है, अल्लाह भला करे, 276। और ओवरऑल मेरे मशीन की वैल्यू कितनी गिर गई, मशीन की वैल्यू जो मेरी डिक्रीज करी है वो करी है 625 के साथ। और इसके साथ जनरल, जिसके साथ डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्डेड या रिकग्नाइज्ड। तो इस पूरे हिस्से में किसी किस्म का कोई मसला, कोई सवाल, कहानी क्लियर है?
चलो, ठीक हो गया। नहीं जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्लियर हो चुका। इसके बाद आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नहीं जी, अब ये पास पेपर का क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह ये सवाल अगले लेक्चर में करेंगे। तो अब हमारी अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।